नमस्कार, मैं प्रीति साहू, अतिथि सहायक प्राध्यापक पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज का हमारा विषय है अधिगम की प्रक्रिया एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अधिगम क्या है। अधिगम अर्थात सीखना। सीखना जो है व्यक्ति की जन्मजात प्रक्रिया है। इसे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है और अपने पुराने अनुभव से नए अनुभव के साथ उसे जोड़कर एक चक्र की तरह चलता रहता है। इसलिए सीखने को एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया के रूप में हम देखते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन है उसे हम सीखना भी कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने पुराने अनुभव और नए अनुभव से कुछ ना कुछ सीखता है, जिसके कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। परंतु व्यक्ति के व्यवहार में किसी भी कारण से परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि थकान के कारण, दवा के कारण, परिपक्वता के कारण। इन सभी कारणों से अगर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे सीखना नहीं कहेंगे। सीखना अर्थात अनुभव एवं अभ्यास के माध्यम से जो अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे ही हम सीखना कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सीखने की प्रक्रिया क्या है। सीखने की प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सीखने को कंप्लीट जो चक्र है वो पूर्ण करता है। जैसे पहला है आवश्यकता एवं उद्देश्य, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है बाधा या कठिनाई, चौथा है सबलीकरण या सफल अनुक्रिया और पांचवा है सामान्यीकरण। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सीखना जो है इन पांचों कंपोनेंट्स के माध्यम से सीखना जो है एक अपना चक्र पूरा करता है और व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। आइए हम इसे एक डायग्राम से सीखते हैं। सबसे पहले उद्देश्य। उद्देश्य अर्थात हर व्यक्ति को कुछ भी सीखना चाहता है तो वो कुछ ना कुछ उसका जीवन में उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख सकता है। अर्थात उसे सीखना है। अगर एग्जाम्पल ले कि हमारा उद्देश्य है कि हम सभी आप सभी जो है किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसी को ही एग्जाम्पल लेते हैं और ये देखते हैं कि सीखना जो है या हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं, कोई भी रैंडमली टॉपिक जो है जिसे हम सीखना चाहते हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, हमारा उद्देश्य है उस विषय वस्तु को या उस एग्जाम को क्रैक करना हमारा उद्देश्य होता है। अब उस उद्देश्य के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, उस उद्देश्य को हमने निर्धारण तो कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट जो चलता है वो अभिप्रेरणा है या अभिप्रेरित होना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उद्देश्य के आधार पर हम जो है हम क्या कर रहे हैं, हम उस जॉब से हमें क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या चीजें हमें उसके बेनिफिट्स होंगे, सोशली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों से हमें क्या क्या लाभ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को, विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को क्या करता है, सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। अब वो सीखने के लिए अभिप्रेरित तो हो गया है, अब उसके लिए वो क्या कर रहा है, अलग अलग तरीके के अनुक्रियाएं करता है, अलग अलग उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो देता है, प्री टेस्ट देता है, मॉक टेस्ट देता है। तो वो क्या कर रहा है, एक अलग अलग अनुक्रिया कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि उद्देश्य और सफलता, हमने जो उद्देश्य बनाया है और हमारी जो सफलता है, उन दोनों के बीच में आती है एक महत्वपूर्ण कारक जो है बाधा या समस्या। समस्या क्या है कि हमसे वो एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। तब हमारे बीच में क्या आ रहा है, अनुक्रिया। वहां पे क्या हो रहा है कि व्यक्ति बार बार एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहा है, असफल हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उन असफलताओं से भी कुछ ना कुछ सीख रहा है और उससे फिर पुनः अभिप्रेरित हो रहा है। उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं या कुछ कमियां रह गई हैं, उन सारी कमियों को क्या कर रहा है, वो कम करते जा रहा है और एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो क्या करेगा, करेक्ट रिस्पांस जो है वो देगा। अर्थात एक स्थिति ऐसी आएगी जब बालक या विद्यार्थी जो है वो एक ऐसा रिस्पांस देगा जिससे वो क्या होगा, बाधा को पार कर जाएगा और अपनी सफलता को प्राप्त करेगा। जैसे ही सफलता प्राप्त होगी उनमें एक मोटिवेशन आएगा, एक सबलीकरण आएगा और उसके बाद जो है वो सामान्यीकरण की स्टेज में पहुंच जाएगा। सामान्यीकरण का स्टेज जो है, जैसा कि हमने देखा
सफल अनुक्रिया करने के बाद वो क्या व्यक्ति क्या है, अपनी गोल को प्राप्त कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण की स्थिति अर्थात यहाँ पे ये है कि उसने एक पैटर्न को समझ लिया है, उसने उस पर्टिकुलर जो एग्जाम व्यक्ति जो दे रहा है, जैसे कि हमने उद्देश्य एग्जाम्पल में लिया हुआ है कि वो व्यक्ति जो है किसी एग्जाम है जो क्रैक करना उसका उद्देश्य है, उस पैटर्न को उसने समझ लिया है। और एक जो एग्जाम का पैटर्न होता है कॉम्पिटिशन एग्जाम का, उस चीज को उसने क्या किया है, सामान्यीकरण कर लिया है। और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम है अब उसे बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी होगी। हो सकता है वो एक बार में एक अनुक्रिया करे और वो कोई अन्य एग्जाम जो है वो क्रैक कर ले, या ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो अगर उसके अलावा कोई और अन्य एग्जाम दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसे एक अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेगा। तो इस तरीके से जितने भी असफलताएं हैं या जितने भी अनुक्रियाएं हैं वो सब अपने पुराने अनुभव को नए अनुभव के साथ जोड़कर और अभ्यास के माध्यम से जब अपेक्षाकृत व्यवहार स्थायी व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तब हम इसे सीखना कहते हैं। और इस तरीके से सीखने का जो पूरा चक्र है वो पूर्ण होता है। सभी स्टेप फॉलो करने के बाद ही कोई व्यक्ति जो है या विद्यार्थी जो है सीखने को कंप्लीट करता है। आइए अब हम पढ़ते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्ति सिर्फ सीखता नहीं है, अधिगम जब हम उसकी प्रक्रिया में जब हम व्यक्ति चलता है तो उसे बहुत से फैक्टर ऐसे होते हैं, बहुत से कारक ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो आइए हम उसे प्रभावित करने वाले कारकों को देखते हैं। अगर हम यहाँ पे जो है बीएड के छात्रों के लिए है तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो प्रभावित करती है, लेकिन ये बीएड का पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो हम जब पाते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने के लिए जो मुख्य तत्व हैं वो है जैसे शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि और वातावरण। ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसे तत्व हैं जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम शिक्षार्थी देखते हैं। शिक्षार्थी के अंतर्गत सर्वप्रथम है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सेकंड है आयु एवं परिपक्वता, थर्ड है बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति, फोर्थ है आकांक्षा स्तर एवं उपलब्धि, फिफ्थ है अभिप्रेरणा एवं सीखने की इच्छा शक्ति, और लास्ट है जीवन का लक्ष्य। तो सबसे पहले शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। यहाँ हम पाते हैं कि किसी भी विद्यार्थी या व्यक्ति का उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसे कोई मानसिक विकार है, शारीरिक अस्वस्थता है, मानसिक थकान है, मानसिक तनाव है, जिससे क्या हो रहा है, व्यक्ति का अधिगम जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। व्यक्ति धीरे धीरे सीखता है, उसे आलस आता है, सीखने में अरुचि होती है, जिसके कारण उसका अधिगम जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अगर हम ये तो इसका नेगेटिव पक्ष हो गया। अगर हम इसका पॉजिटिव देखें तो हम पाते हैं कि जस्ट इसका अपोजिट, जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उसका भी सीखना प्रभावित होता है। वो अपेक्षाकृत औरों से अधिक तेजी से सीखता है, अधिक स्थायी रूप से सीखता है। तो इस तरीके से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है आयु एवं परिपक्वता। व्यक्ति का या बालक का जो भी आयु स्तर है और उसकी जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं उसे और अधिक प्रभावित करती है। अर्थात हम छोटे बच्चों को बड़े स्तर की कक्षा का हम उसे नहीं पढ़ा सकते। अर्थात कि कोई 5th क्लास का बच्चा है उसे हम 6th क्लास का कोई कंटेंट नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उसकी आयु उस विषय वस्तु को समझने के लिए उपयुक्त नहीं है, उसमें वो मैच्योरिटी नहीं है कि वो उस कक्षा के विषय वस्तु को समझ सके। अधिगम जो है वो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इसके बाद नेक्स्ट है बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति। ये तीनों जब बच्चे में बहुत ज्यादा रुचि हो, बहुत अधिक, अगर उसकी IQ लेवल अच्छा है, बुद्धि अच्छी है,
अभिक्षमता मतलब उसमें उस कार्य को करने की क्षमता अधिक है, उसमें उस कार्य को करने का एटीट्यूड है, तो व्यक्ति जो है उसका जो अधिगम है वो और अधिक सरल और बहुत ही अच्छे से होता है। जैसे इसके अपोजिट अगर उनमें इन सारी चीजों का, बुद्धि का, रुचि का, अभिक्षमता का, अभिवृत्ति का अगर उसमें कमी पाई जाती है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अधिगम जो है प्रभावित हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है आकांक्षा स्तर एवं उपलब्धि। यहाँ पे आकांक्षा स्तर एवं उपलब्धि से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की क्या आकांक्षाएं हैं, वह अपने जीवन में क्या पाना चाहता है और क्या उसकी उपलब्धियां हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सीखना उसको प्रभावित करती है। अगर किसी व्यक्ति का बहुत छोटा सा इच्छा है कि वो क्लर्क का जॉब करे, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति जो है उसका अधिगम जो है वो उसी लेवल का होगा, वो उसी लेवल के स्तर की तैयारी करेगा, उसी लेवल की मानसिकता के साथ वो क्या कर रहा है, किसी भी चीज को, अपने आसपास की चीजों को सीखने की कोशिश करता है। लेकिन इसके अपोजिट अगर कोई व्यक्ति जो है वो आईएएस बनना चाहता है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि व्यक्ति जो है, बालक जो है वो क्या कर रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, अपने समाज को देखने का तरीका, अपने आसपास की चीजों को देखने का तरीका, लेवल उसी स्तर का होगा, उसकी उपलब्धियां भी उसी स्तर की होंगी। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी जो आकांक्षा है या जो उसकी उपलब्धियां हैं वो अधिगम को प्रभावित करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अभिप्रेरणा व सीखने की इच्छा शक्ति। यहाँ पे क्या है कि बहुत से बालक होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनका सेल्फ मोटिवेशन नहीं होता है। अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभिप्रेरणा या आंतरिक एवं बाह्य, तो व्यक्ति में, बालक में पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो है और उसके बाह्य तत्व जो है वो उसकी अभिप्रेरणा और इच्छा शक्ति को निर्धारण करते हैं। तो क्या हो रहा है वहां पे, कहीं ना कहीं उसकी आकांक्षा, अभिप्रेरणा और सीखने की जो इच्छा शक्ति है, अगर किसी व्यक्ति में किसी चीज को सीखने की बहुत अधिक इच्छा शक्ति है तो वो उस चीज को बहुत तेजी से सीखेगा, बहुत जल्दी से सीखेगा। लेकिन अगर उसमें इच्छा शक्ति नहीं है, वो उस विषय वस्तु को नहीं सीखना चाहता है, तो क्या करेगा, उस विषय वस्तु को वो व्यक्ति जो है सीखने में बहुत अधिक अभिप्रेरित नहीं होगा, जिसके कारण उसका अधिगम प्रभावित होगा। इसके बाद नेक्स्ट है जीवन का लक्ष्य। इसका एग्जांपल जस्ट मैंने पहले भी दिया कि व्यक्ति का जैसे जीवन का लक्ष्य होगा, व्यक्ति उस स्तर पे, उस लेवल पर सीखना शुरू करता है और अधिगम जो है वो उसका कहीं ना कहीं उस लेवल पे प्रभावित होता है। नेक्स्ट कारक जो है वो है शिक्षक संबंधी कारक। अब शिक्षक संबंधी कारक में कौन कौन से तत्व आएंगे, इसमें आएगा शिक्षक का व्यक्तित्व, व्यवहार, मनोविज्ञान का ज्ञान, बाल केंद्रित शिक्षा, विषय का ज्ञान, शिक्षण विधि, पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं अनुशासन। अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले शिक्षक का व्यक्तित्व। हम सभी के जीवन में शिक्षक का बहुत अधिक महत्व होता है। हम बचपन से ही शिक्षक को हमारा आदर्श मानते हैं। जिस शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा होता है, बच्चा उनके जैसे बनना चाहता है और उनके द्वारा, उनका विषय, उनके द्वारा दी गई ज्ञान को वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से ग्रहण करता है, जो कि अधिगम को प्रभावित करता है। इसके विपरीत अगर शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, उसके हाव भाव, उसका टेक्सचर, उसके बात करने का तरीका अगर बच्चों को पसंद नहीं आता है या उनका व्यक्तित्व, एक शिक्षक का व्यक्तित्व शिक्षक के अनुकूल नहीं है, तो बच्चे उनसे भागते हैं और कहीं ना कहीं उनका सीखना या अधिगम जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है शिक्षक का व्यवहार। व्यवहार में क्या देख रहे हैं हम कि शिक्षक का जैसा व्यवहार होता है, बच्चा उनके अनुकूल सीखता है। अर्थात जैसा कि हम सभी को, हम सभी के साथ तो नहीं कहना चाहिए, मैं अपना बता रही हूँ, हमारे साथ ये होता था कि हमारे जो मैथ से मुझे डर लगता है, अभी भी लगता है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे जो टीचर थे वो बहुत ही डांटते थे, जिसकी वजह से हम उस विषय से कहीं ना कहीं अलग होते चले गए और वो विषय, उनका व्यवहार जो है इनडायरेक्ट रूप से हमें उस विषय से दूर ले गया। जब भी उस कक्षा में आते थे हम कोई ना कोई बहाना बनाते थे और उससे दूर होते चले जाते थे, और दूर हो जाते थे या पढ़ते नहीं थे या उस क्लास को बंक कर देते थे या हमें बहुत अधिक रुचि नहीं आती थी। तो वो कहीं ना कहीं बच्चा जो है उस शिक्षक के व्यवहार से प्रभावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है मनोविज्ञान का ज्ञान। मनोविज्ञान का ज्ञान हम सभी जो है यहाँ पे बीएड के
की पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड का शिक्षण चल रहा है, प्रशिक्षण चल रहा है, वहाँ पे एक विषय होगा बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान जो है वो ये है कि एक मानसिक रूप से बहुत से फैक्टर होते हैं, बहुत सी चीजें होती है जो एक साथ एक बालक के अंदर डेवलप होती है, और उन सभी चीजों का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, क्योंकि हर लेवल पर बच्चे के अंदर अलग अलग मनोवैज्ञानिक बदलाव जो हैं वो होने लगते हैं। तो वो सारे कारण जो है उनके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, जिससे क्या हो रहा है कि बच्चा जो है उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो अगर शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो उनके अनुकूल एक सही व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, और जिससे कि बालक में बहुत अधिक सीखने की इच्छा जागृत होगी। मनोविज्ञान का ज्ञान से शिक्षक जो है बालक के अंदर हो रहे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को समझ सकेंगे, और मनोपरिवर्तन जो हो रहे हैं उन सारी विषय वस्तु को समझेंगे और उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप से अधिगम को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का तात्पर्य यह है कि जो भी शिक्षा दी जाए उसका केंद्र बिंदु बालक होगा, अर्थात कि बालक जो है वो केंद्र बिंदु होगा। बालक की आवश्यकता, बालक की रुचि, बालक के अनुकूल वातावरण बना के उनको शिक्षा देना। अगर ये सारी चीजों का निर्माण किया जाता है तो बालक बहुत जल्दी चीजों को सीखता है और उसके अधिगम का विस्तार होता है। परंतु जस्ट इसके अपोजिट, अगर वातावरण बालक के अनुकूल नहीं है तो वो नेगेटिव पक्ष में अधिगम जो है वो उसका प्रभावित होता है। नेक्स्ट है विषय का ज्ञान। शिक्षक को अपने विषय वस्तु का कितना ज्ञान है वो कहीं ना कहीं बालक के सीखने को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण विधि। शिक्षक को, एक अच्छे आदर्श टीचर को या शिक्षक को क्या है कि अपने शिक्षण विधि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि किस विषय में कौन सा शिक्षण विधि लगेगा, कब लगेगा, कितना लगेगा, उसे किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से प्रयोग करना है। इन सभी चीजों का अगर शिक्षक को ज्ञान है तो उसका अधिगम प्रभावित होगा, बच्चे बहुत चीजों को बहुत जल्दी सीखेंगे। अगर इसके विपरीत, अगर शिक्षक को उस विषय वस्तु का अर्थात शिक्षण विधि का ज्ञान नहीं है तो क्या हो रहा है कि बच्चे जो है कक्षा में हल्ला करेंगे, उनका ध्यान नहीं लगेगा और उनका सीखना भी प्रभावित होगा। इसके बाद नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में किताबी पुस्तकों के अलावा उनके आसपास पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाने से उनका मानसिक स्वास्थ्य, उनको भावनात्मक रूप से बालक जो है मजबूत होता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होता है, उनमें सोशली बहुत सारी चीजों का विकास होता है, जिससे कि अधिगम जो है वो प्रभावित होती है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुशासन। हम किसी भी विषय वस्तु को सीखना चाहते हैं तो उस विषय वस्तु के प्रति ईमानदारी, उस विषय वस्तु के प्रति जो अनुशासन है वो जरूरी है। इससे जो है शिक्षण जो है प्रभावित होता है या अधिगम जो है प्रभावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक। पाठ्य वस्तु से संबंधित कारकों के अंदर हम लोग देखेंगे पाठ्य वस्तु का आकार एवं क्रम, विषय, पाठ्य वस्तु का संगठन, पाठ्य वस्तु का कठिनाई स्तर, पाठ्य वस्तु का जीवन से संबंध, भाषा शैली एवं प्रस्तुतिकरण। तो आइए इसे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला है पाठ्य वस्तु का आकार एवं क्रम। किसी भी पाठ्य वस्तु का आकार कितना बड़ा है, उसका क्रम क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम विषय वस्तु को छात्रों के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तो उसका अधिगम पर प्रभाव पड़ेगा। अर्थात जैसे कि हम देखते हैं कि एक पाठ्य वस्तु का आकार, अगर पाठ्य वस्तु बहुत अधिक लेंदी है, बहुत अधिक बड़ा है तो बच्चा उसे पढ़ते पढ़ते ऊब जाएगा। और उसका अगर पाठ्यक्रम का क्रम जैसा कि सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, यह भी एक शिक्षण सूत्र है, तो सरल से कठिन की ओर ना होकर कठिन से सरल की ओर है, अर्थात उनको कठिन विषय वस्तु को पहले बताया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, विषय वस्तु उनके सर के ऊपर से जा रहा है विद्यार्थी के, या उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से पाठ्य वस्तु का आकार एवं क्रम जो है वो अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है विषय। विषय जो है हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को किसी एक विषय से बहुत अधिक लगाव होता है। इसके वजह से भी अगर विषय वस्तु से बहुत अधिक लगाव है तो बच्चा उस विषय को बहुत तेजी से सीखता है और उसे सीखने की इच्छा भी होती है। इसके अपोजिट अगर कोई उसकी पसंद का विषय नहीं है, टॉपिक नहीं है, तो बच्चा उसमें निराश हो जाता है और
चीजों को बहुत तेजी से नहीं सीखता। इस प्रकार से अधिगम जो है वो प्रभावित होती है। इसके बाद नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु का संगठन। यहाँ पे पाठ्य वस्तु का जिस तरीके से संगठन किया जाएगा वो कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु का कठिनाई स्तर। पाठ्य वस्तु की जो कठिनाई स्तर है वो बच्चों के अधिगम को प्रभावित करती है। अर्थात हम पाते हैं कि पाठ्य वस्तु का कठिनाई स्तर रहेगा, उसे उतना ही सरलीकरण से हमें पढ़ाना होगा। लेकिन अगर पाठ्य वस्तु का कठिनाई स्तर अधिक है, अर्थात बालक की आयु से अधिक उसका कठिनाई स्तर है विषय वस्तु का, तो कहीं ना कहीं बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु का जीवन से संबंध। अर्थात हम जिस पाठ्य वस्तु को बालक के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो विषय वस्तु कितना अधिक उसका जो एग्जाम्पल है, उसका जो विस्तार है, वो उसके सोशल लाइफ से, उसके आसपास के वातावरण से, उसके जीवन से जितना अधिक जुड़ा होगा, अधिगम जो है उतना ही अधिक सरल और सुलभ उसके लिए होगा। अर्थात और इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि अगर हम विषय वस्तु को, पाठ्य वस्तु को उनके डेली लाइफ से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अधिगम जो है वो प्रभावित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है भाषा शैली एवं प्रस्तुतिकरण। विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु जो है उसकी भाषा शैली जितनी सरल होगी, प्रस्तुतिकरण जितना अच्छा होगा, बच्चों में उस विषय वस्तु को सीखने की इच्छा उतनी ही प्रबल होगी और वो उतनी ही तेजी से चीजों को सीखेंगे। ये कहीं, और अगर इसके अपोजिट, अगर भाषा शैली अच्छी नहीं है, प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है, विषय वस्तु अगर उबाऊ बन गई है तो बालक उसमें सीखने में रुचि नहीं लेंगे और उनका अधिगम कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा। तो ये सभी कारक हैं जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, विषय अधिगम को प्रभावित कर रहे हैं। आइए अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं वातावरण संबंधी कारक। वातावरण संबंधी कारक में पहला है भौतिक वातावरण, दूसरा है समय तथा समय की अवधि, थकान एवं विश्राम और अन्य अवस्थाएं। आइए हम इसे विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला है भौतिक वातावरण। विद्यार्थी या शिक्षार्थी जिस वातावरण में है उसकी भौतिक जो वातावरण है वो जितना उसके लिए अनुकूल होगा, अधिगम उतने ही अच्छे से होगा। इसके विपरीत अगर उसका आसपास का वातावरण उसके सीखने के समय अगर प्रतिकूल है तो उसमें अधिगम जो है कम गति से होगा या ना के बराबर होगा। तो इस प्रकार उसका जो भौतिक वातावरण है वो क्या है, अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है समय एवं समय अवधि। किसी विषय वस्तु को पढ़ाते समय या व्यक्ति कितने लंबे समय तक उस विषय वस्तु को पढ़ रहा है वो क्या है, कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है थकान एवं विश्राम। यहाँ पे व्यक्ति की मानसिक थकान, शारीरिक थकान और फटीग जो है ये कहीं ना कहीं अधिगम को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। अर्थात अगर व्यक्ति या विद्यार्थी कहीं से आया हुआ है या बहुत अधिक थक गया है तो अगर उसको उस समय अगर कोई शिक्षा दी जाएगी तो उसमें वो जो उसे शिक्षा का जो ज्ञान प्राप्त करेगा या वो जो चीजों को सीखेगा वो धीमी गति से होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर वो एक फ्रेश कक्षा में आया हुआ है, उसमें बिल्कुल भी थकान नहीं है, तो वो चीजों को उतने ही अच्छे से सीखेगा। तो इस तरीके से अधिगम जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है इन सभी कारणों से। इसके बाद नेक्स्ट है अन्य अवस्थाएं। अन्य अवस्थाओं में हम देखते हैं कि आसपास का माहौल कैसा है, उनके मित्र कैसे हैं, उनका पारिवारिक वातावरण कैसा है, ये सभी भी कहीं ना कहीं बालक के अधिगम को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्य वस्तु, वातावरण, ये सभी मुख्य कारक हैं जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार आज के भाग में हमने जाना अधिगम की प्रक्रिया एवं उसे प्रभावित करने वाले कारक।